हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीयूटी करने जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगी, आपको वीडियो पॉज करनी होगी और रीपोज करके अपना आंसर मैच करना होगा। तो पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, मेट्रोलॉजी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राफी। यहाँ पर जो न्यूमिस्मेटिक्स है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और मेट्रोलॉजी होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which officer deciphered Brahmi and Kharoshthi? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, आर.एम. व्हीलर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। और यहाँ पर जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जॉन मार्शल हमने पीछे देखा था कि ये वो इंसान है जिन्होंने 1924 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की भी एक सिविलाइजेशन है। आर.एम. व्हीलर वो ब्रिगेडियर थे जो मिलिट्री डिसिप्लिन को अपनी आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अंदर लेके आए और ये 1944 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआई रहे। अगला क्वेश्चन, which officer of the following region is which of the following region is a site that is not related to major rock edicts of the Ashokan period? तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर इन चार में से तीन ऑप्शंस जो है वो मेजर रोक एडिक्ट साइट है और इनमें से एक ऑप्शन जो है वो मेजर रोक एडिक्ट साइट नहीं है। तो मनसेरा, मस्की, जोगाड़ा या फिर सोपारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मस्की जो है वो माइनर पिलर एडिक्ट है, बाकी मनसेरा जो आज के पाकिस्तान वाले रीजन में, जोगाड़ा जो कि आज के ओडिशा वाले रीजन में और सोपारा जो कि आज के महाराष्ट्र वाले रीजन में और मस्की जो कि एक माइनर रॉक एडिक्ट है और ये आज के आंध्र प्रदेश में है। इन विच ईयर डिड जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर ब्राह्मी स्क्रिप्ट? तो यहाँ पर आपका आंसर बताइए आप। ये आपको सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1838। The first coins to bear the names and images of rulers were issued by which rulers? तो वो coins जिन पर पहली बार रूलर्स ने अपनी इमेज एंग्रेव करवाई वो किस डायनेस्टी ने चलाए थे? वो सिक्के, गोल्ड coins कुशाणास थे या फिर वो गुप्तास थे, इंडो ग्रीक्स थे या फिर वो मौर्यास थे? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो ग्रीक्स। कुषाण जो है उन्होंने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन चलाए थे, गुप्तास जो है उन्होंने स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स चलाए थे और मौर्यास जो है उन्होंने पंच मार्क्ड कॉइन्स चलाए थे जिन पर किसी प्रकार की मार्किंग हमें देखने को नहीं मिलती। एरिथ्रियन इज अ ग्रीक वर्ड यूज्ड फॉर विच सी? आपको एनसीईआरटी के अंदर जितने भी बॉक्सेस दिए हुए हैं वो सारे करने होंगे, तो ये आपको उसी बॉक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो एरिथ्रियन है ये एक ग्रीक वर्ड है और किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, किस सी के लिए इस्तेमाल किया गया है? क्या वो कैस्पियन सी है, अरल सी है, रेड सी है या फिर ब्लैक सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड सी। Who among the following rulers adopted the title देवपुत्र और सन ऑफ गॉड? इनमें से किस डायनेस्टी के रूलर्स ने देवपुत्र या फिर सन ऑफ गॉड का टाइटल अडॉप्ट किया? और तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो, क्या वो मौर्यन रूलर्स थे, क्या वो चोलास थे, क्या वो गुप्तास थे या फिर वो कुशाणास? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाणा रूलर्स, जिसमें हमें कनिष्क देखने को मिलते हैं। दरअसल ये जो कुशाना रूलर्स हैं या फिर ये कुशान जो डायनेस्टी है वो एक फॉरेन डायनेस्टी है और ये फॉरेन डायनेस्टी जो अपना डिसेंट है वो ट्रेस करती है यूजी क्लैन से जो कि एक चाइनीज क्लैन था। और जो चाइनीज रूलर्स थे वो अपने आप को सन ऑफ हेवन बताते थे और उसी को फॉलो करते हुए कुशानास ने अपने आप को सन ऑफ गॉड बताया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय। तो ये हजारों के अमाउंट में कॉपर कॉइन्स इनमें से किसने इशू करे थे? क्या वो कुशानास थे? अभी हमने देखा कि कुशानास वो डायनेस्टी थी जिसने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन चलाए थे, तो कुशानास तो होंगे नहीं। क्या वो रोमन्स थे, क्या वो योधास थे या फिर वो गुप्तास थे? गुप्तास ने स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स चलाए थे और लार्ज अमाउंट में चलाए थे। और एक ही रीजन भी बनता है कि क्यों हम गुप्ता को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इस यहाँ पर इन्होंने कॉपर कॉइन्स पूछा है तो वो कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योधास। योधास जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो आज के पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में हमें देखने को मिलती थी उस टाइम पे। Name the Chinese traveler who visited the Patliputra city in 7th century AD. He found it in ruins and with small population. तो इनमें से कौन वो चाइनीज ट्रैवलर है जिन्होंने 7th सेंचुरी के अंदर पाटलिपुत्र को विजिट किया था और बताया था कि वहां पर पॉपुलेशन जो कम है और वो जो पाटलिपुत्र है उसको रूइंस मतलब एकदम डिस्ट्रॉय देखा था। इनमें से कौन सा वो ट्रैवलर है? क्या वो फायान थे, क्या वो हुएनसांग थे, क्या वो इत्सिंग थे, क्या वो ओसिंग थे? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन वाज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट नेम्ड। हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है या फिर जो चरित्र है वो किसने लिखा था? क्या वो कल्हन ने लिखा था, कल्हन या फिर वो पाणिनि ने या फिर वो बाणभट्ट ने या फिर वो नन ऑफ द बोथ? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट।
कल्हण जो है उन्होंने राज तिरंगनी नाम की बुक को लिखा था। पाणिनि जो है उन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा था, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद एंड अग्रहारा वाज अ लैंड ट्रांसफर टू विच वर्ना ऑफ द सोसाइटी। अग्रहारा एक सॉर्ट ऑफ लैंड होता था जो ग्रांट में दिया जाता था इन चारों में से किस वर्ण को। क्या वो ब्राह्मण थे, क्या वो क्षत्रियास थे, क्या वो वैश्यास थे, या फिर वो शूद्रास थे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो अगरहारा है ये लैंड दिया जाता था ग्रांट की फॉर्म में किंग्स द्वारा ब्राह्मण्स को, और इस पर किसी तरह का टैक्स भी इम्पोज नहीं था। और ये ब्राह्मण्स को ये अगरहारा लैंड देने का जो पीछे एक मेन रीजन था वो ये था कि इससे जो बैरन लैंड होगा वो भी एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हो जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में से अब आपको इनकरेक्ट पेयर बताना होगा। तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और ये जो मगध है और ये जो इनके साथ जो कॉम्बिनेशन बना हुई है इनकी कैपिटल्स के हैं। तो इसके लिए आपको मैप भी याद करना होगा। हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, और वो 16 के 16 महाजनपद इंडिया के मैप पे प्लॉट भी हैं एनसीईआरटी के अंदर। वो सारे आपको उनकी लोकेशन के साथ प्लस में उनकी कैपिटल के साथ याद करने ही होंगे। तो मगध, मगध की कैपिटल राजगृह, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, सूरसेन वैशाली। इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सूरसेन की जो कैपिटल है वो वैशाली नहीं, वो मथुरा है। इन द 4th century BC द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू डैश। राजगृह से, जो कि अभी हमने देखा कि मगध की कैपिटल थी, वो राजगृह से किस जगह पर शिफ्ट कर दी गई 4th century BCE के अंदर? क्या वो वैशाली शिफ्ट कर दी गई, क्या वो मथुरा, क्या वो पाटलिपुत्र, या फिर वो उज्जैनी? तो वो कर दी गई थी पाटलिपुत्र। अच्छा, मुझे यहाँ ये बताइए कि ये जो राजगृह से पाटलिपुत्र 4th सेंचुरी में कैपिटल शिफ्ट हुई, ये किस रूलर ने शिफ्ट करवाई थी? तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर भी आपको बता ही देती हूँ, तो वो है उदयन, जो कि हरियंक डायनेस्टी के एक रूलर थे। विच साइट इज इंपोर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका? ये तो बहुत आसान है। क्या तक्षशिला, या फिर उज्जैनी, या फिर स्वर्णगिरी, या फिर मथुरा? नाम में ही वो आंसर छिपा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर वो है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी को गोल्डन माउंटेन भी कहा जाता है। और आज का जो कोलार रीजन है, आज भी तो वहां पर गोल्ड माइंस हमें देखने को मिलती है। द प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो कॉल्ड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन इन डैश। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर जो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने कंपोज की थी, वो किस लैंग्वेज में की थी? क्या वो प्राकृत थी, पाली थी, संस्कृत थी, या फिर तमिल थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन किस चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था, तो किस टाइम पीरियड में फाउंड किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 321 BC के बाद। यहाँ पर आप फिर से आपको इनकरेक्ट पेयर चूज करना होगा। गृहपति हेड ऑफ हाउस होल्ड को कहा जाता था, वेलालार पुअर पीजेंट को कहा जाता था, उजावर प्लोमैन को कहा जाता था, और अधिमई स्लेव्स को कहा जाता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो हम नाम से पता कर सकते हैं कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड इज नोन एज गृहपति, ठीक है। वेलालार जो है वो पुअर पीजेंट नहीं होते थे, वेलालार लार्ज लैंड ओनर्स को कहा जाता था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाता है। उजावर नाम से ही पता चल रहा है कुछ उगाने वाला, तो वो प्लोमैन होगा, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और अधिमई स्लेव्स को कहते थे। असर्शन रीजन, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं 5 से 10 सेकंड का, और फिर आप अपना आंसर दीजिएगा। तो असर्शन है, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। हाँ, सही बात है। हम सारी चीजों को तो एग्जैक्टली डिसाइफर नहीं करते जो इंस्क्रिप्शन में हकीकत में लिखा हुआ है। इंटरप्रिटेशन इंटरपोलेशन के टाइम पे उसमें चेंजेस हो जाते हैं। जो इसका रीजन दिया गया वो है देयर आर सर्टेन लिमिट्स टू व्हाट एन एपिग्राफी कैन रिवील। अब आपको अगर एपिग्राफी का मतलब होगा तभी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो एपिग्राफी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को एपिग्राफी कहा जाता है। तो क्योंकि एपिग्राफी को पढ़ते हुए कुछ लिमिटेशंस है। अब जैसे अगर आप सेकंड चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ डिसाइफरमेंट ऑफ ब्राह्मी एंड खरोष्ठी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह जो वर्ड्स हैं वो उनकी जो एंग्रेविंग है वो कहीं ना कहीं एकदम सुपरफिशियल है, तो हम एग्जैक्ट वर्ड्स भी नहीं देख पा रहे अच्छे से। तो अब यहाँ पर हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही हो जाता है। Which of the following was the most powerful महाजनपद from 6 to 4th century BCE? ये तो अगर आपने ऊपर ऊपर से भी चैप्टर पढ़ा होगा तो बार बार इस महाजनपद का नाम भी हमें सेकंड चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। तो 6 से 4th सेंचुरी के टाइम पे इन 16 महाजनपद में से कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसका राइज हमें देखने को मिलता है? क्या वो वत्स था, पांचाल था, मगध था, फिर सूरसेन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मगध। अब मगध का राइज ही क्यों हुआ? इतने सारे महाजनपद थे, बाकी 15 का तो हमें नाम ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है, और मगध के बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो अगर आप मगध की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मगध जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी है, रिवराइन रूट्स की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है, जिसकी वजह से आयरन वेपन्स, कॉपर वगैरह से हम वेपन्स वगैरह बना पा रहे हैं। तो हमारे पास स्टैंडिंग आर्मी भी है। दूसरी बात, मगध जो है फॉरेस्ट एरियाज के अंदर है, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स भी है, एंड एलिफेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग साइक्लोनिक टेरर इन द वॉर।
तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो जाता है जो मगध के राइज को एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह इन प्राकृत विच मीन्स प्राकृत के अंदर राजगृह को राजगृह कहा गया है। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? राजगृह का मतलब हाउस ऑफ द पीपल होता है, हाउस ऑफ द किंग होता है, या फिर हाउस ऑफ द गृहपतिज, या फिर डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाउस ऑफ द किंग। मोस्ट ऑफ द प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट? ज्यादातर अशोक की इंस्क्रिप्शन हमें किस स्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिलती है? अरमाइक जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, ग्रीक, ब्रह्मी, या फिर खरोष्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मी। हाउ मेनी पॉलिटिकल सेंटर्स वर देयर इन द मौर्यन एम्पायर? अब हमने देखा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फर्स्ट मौर्यन रूलर था, और अगर हम पूरे हिस्ट्री की बात करें तो अब तक वो ऐसा पहला रूलर था जिसने पूरे नदर्न इंडिया या फिर गैंजेटिक प्लेन्स को यूनाइट कर दिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो इतने बड़े, अगर इतना कंसोलिडेशन कर रखा है मौर्यन एम्पायर ने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंस के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल सेंटर्स भी ज्यादा होंगे ना। एक पॉलिटिकल सेंटर से तो इतने बड़े एम्पायर का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कितने पॉलिटिकल सेंटर्स थे मौर्यन एम्पायर के अंदर? तो टोटल 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे, और वो कौन कौन से थे? तो वो था पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, तोशाली और स्वर्णगिरी। याद रखिएगा नाम के साथ। कितने थे? 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। कहाँ? मौर्यन एम्पायर के अंदर। सुदर्शन लेक वाज बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ होम? सुदर्शन लेक सबसे पहली बार किसने बनवाया था? तो किस रूलर ने बनवाया था? मौर्याज ने, शाकाज ने, जिनको सीथियंस भी कहा जाता है, गुप्ताज ने, या फिर कुषाणाज ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मौर्याज। ठीक है। और मौर्यन टाइम पीरियड पे वो जो जिसने बनवाया था उसका वो एक लोकल गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। अब आपको 2 चीजें और याद रखनी होगी इसी क्वेश्चन में। सुदर्शन लेक बनवाने वाले मौर्य टाइम के एक लोकल गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, पर फर्स्ट टाइम इसको रिपेयर करवाया था सीथियन या फिर शक रूलर ने जिसका नाम था रुद्रदमन, जिसकी हमें एक इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलती है गिरनार या फिर जूनागढ़ नाम से। और सेकंड टाइम रिपेयर करवाने वाले जो रूलर थे वो थे गुप्ताज, और उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली रूलर का नाम बताऊं तो वो था स्कंदगुप्त। ये फैक्ट आपको याद रखने ही होंगे। उसके बाद द जातकास वर रिटन इन डैश अराउंड द मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सीई? तो किस स्क्रिप्ट या फिर किस लैंग्वेज के अंदर हमें जातकास को देखने जातक देखने को मिलते हैं? प्राकृत, पाली, संस्कृत, या फिर तमिल? तो अगर आपको जातक पता हो कि जातक आखिरकार होते क्या है और इनमें किस बारे में लिखा होता है, सोर्स क्या है, इनके अंदर लिखा क्या हुआ है, तो जातक जो है, जो बुद्धा के अराउंड 500 रीबर्थ थे, उनकी स्टोरी जातक के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो क्योंकि ये बुद्ध के टाइम पीरियड की बातें हैं, तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है? पाली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज बस्टलिंग सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, या फिर मथुरा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। अब यहाँ पर आपको मैच करना होगा। पाटलिपुत्र जो है वो क्या था? नियर द कोस्ट, रिवराइन रूट, लैंड रूट, या फिर गोल्डन माउंटेन? तो पाटलिपुत्र आज के पटना को कहा जाता है, तो ये एक रिवराइन रूट था, मतलब ए का ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया। अब बी देख लेते हैं। उज्जैनी, उज्जैनी जो आज की एमपी में आज भी उज्जैन है ना, तो उज्जैन क्योंकि आपको पता है कि लैंड लॉक है तो लैंड रूट होगा, तो बी का थर्ड। तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्वर्णगिरी हमें पता है गोल्डन माउंटेन, और पुहार जो है कोस्ट पे है सदर्न इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, तो वो क्या होगा? एक नियर द कोस्ट, तो ये होगा। उसके बाद होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट इन? होर्ड्स क्या होते हैं? होर्ड्स ऐसे वेसल्स होते हैं जिनको दबाया जाता है मिट्टी के अंदर, और इन वेसल्स के अंदर हमें गोल्ड कॉइन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इनको होर्ड्स कहा जाता है। तो ये हमें किस रीजन में देखने को मिलते हैं रोमन कॉइन्स के दौर के होर्ड्स? तो वो मिलते हैं हमें साउथ इंडिया के अंदर। द टाइटल्स देवनाम, पिया एंड पियादसी वर अडॉप्टेड बाय विच रूलर? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, या वो अशोका थे, या वो समुद्रगुप्त थे, या फिर वो कनिष्क थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर ये जो पियादसी है, यहाँ पर इसका मतलब है प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है। हु रिपोर्ट टू अशोका अबाउट द अफेयर्स ऑफ पीपल एट ऑल टाइम्स? ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा यूनिक भी और इम्पोर्टेंट भी है। अशोका एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने कभी भी अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए कभी भी गलत तरीके से, मतलब अपना वो डिसेमिनेशन नहीं किया। अब अशोका जो है वो कहते थे कि अगर मैं अपने ऑफिस टाइम में या फिर अपने दरबार के अंदर भी हूँ, चाहे वो मेरे स्लीपिंग आवर्स है या फिर मैं कोई जरूरी काम भी कर रहा हूँ, तो भी मुझे रिपोर्टिंग की जाएगी किनके द्वारा? धम्म महामत्तास, गृहपतिस, पटिवेदिकास, या फिर अधिमय? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्टर्स होते थे जो अफेयर्स, लोगों के अंदर चल क्या रहा है वो सारी बातें अशोका को बताएंगे। धम्म महामत्ताज हम आगे देखेंगे तो मैं इसका बताऊंगी नहीं अभी आपको। गृहपति हमने देख चुके लॉर्ड ऑफ हाउस होते थे, और अधिमय स्लेव्स को कहा जाता था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1784। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ एडिशनली कि किस इंसान ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था, तो वो है विलियम जोन्स।
इन तमिल लैंग्वेज द सक्सेसफुल मर्चेंट्स वर डेजिग्नेटेड एज, तमिल लैंग्वेज के अंदर सक्सेसफुल मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था? सिट्ठीज, सतवाहा, मसाटुवन, वेलालार। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मसाटुवन। सेठीज और सतवाहा भी सक्सेसफुल मर्चेंट्स को ही कहा जाता था, पर यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो डिफर करती है। सेठीज और सतवाहा प्राकृत के अंदर सक्सेसफुल मर्चेंट्स को कहा जाता था, और तमिल लैंग्वेज के अंदर मसाटुवन को सक्सेसफुल मर्चेंट्स को कहा जाता था, और वेलालार हमने पीछे भी देखा लार्ज लैंड ओनर्स को कहा जाता था। Colossal statues of Kushana rulers have been found installed in a shrine at Math near which city? तो किस सिटी के पास हमें कुशाना रूलर्स के मठ वगैरह, अगर आपको कुशाना डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बना जाएंगे। कुशाना वो रूलर्स थे जिनके अंदर हमें कनिष्क और ये सब देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को बड़े अल्ट्रा लेवल पे सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। चूज द इनकरेक्ट पेयर। मैगस्थनीज की बुक का नाम इंडिका है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, हर्षचरित बाणभट्ट है। तीनों सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। असर्शन, अशोका इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स ऑन सम स्टोन सरफेसेस। हाँ, अशोका जो है अपने जो मैसेजेस हैं वो स्टोन के ऊपर एंग्रेव करवाता था। रीजन, ही यूज्ड इट एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉर स्प्रेडिंग धम्म। हाँ बिल्कुल सही है। अब वो मैसेजेस एंग्रेव क्यों करवा रहा है, उसका मतलब जो मेन एम है वो क्या है मैसेजेस एंग्रेव करवाने के पीछे? आपको पता हो, अगर आपने वो मैप देखा हो जिसके अंदर माइनर रोक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और मेजर रोक एडिक्ट्स दिए गए हैं, तो आप हमने हमने देखा है ना चैप्टर के अंदर कि अशोका के टोटल 14 रोक एडिक्ट्स थे। तो वो मेन रीजन क्या था उन 14 रोक एडिक्ट्स में? उसमें वो धम्म अलग अलग मैसेजेस लिख रहा है कि किस तरह हमें रिलीजियस टॉलरेंस रखनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी हमारे एल्डर्स की, जनरोसिटी रखनी होगी टुवार्ड्स स्कॉलर्स एंड ब्राह्मण्स, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अशोकाज धम्म? तो टोटल 14 अशोक के जो धम्म है, मेन जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, आपको सिर्फ वही देखने हैं। तो रिस्पेक्ट, ये आप अपने कॉमन सेंस से भी आंसर बना सकते हैं। तो धम्म के अंदर ये लिखा हुआ है रिस्पेक्ट टुवार्ड एल्डर्स, हाँ ये तो जरूरी है। जनरोसिटी टुवार्ड्स ब्राह्मण्स, हाँ। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब जो गलत है, अशोका के धम्म का मेन फीचर नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी, वो रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात नहीं करता। अशोक का जो धम्म है वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। हु वॉज धम्म महामत्ताज? धम्म महामत्ताज किनको कहा जाता था? तो ये स्पेशल ऑफिसर्स होते थे फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, फॉर टैक्स कलेक्शन, फॉर स्प्रेडिंग धम्म, या फिर नन ऑफ द अबव। तो धम्म महामत्ताज अशोका ने अपॉइंट किए थे फॉर स्प्रेडिंग धम्म। इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स नोन एज बोल्डर्स, conglomerates, मेगालिथ्स या फिर पिलर्स। अब साउथ, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या होता है, सिमेट्रीज या फिर बरियल्स बनाई जाती है जिनके अंदर डेड बॉडीज को या फिर उनके ग्रेव्स या फिर उनके जितने भी उनको ग्रेव के अंदर दबाया जाता है, ग्रेवयार्ड के अंदर। वैसे ही साउथ के अंदर उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता था, जो बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स होते थे जिनके अंदर बरियल्स को दबाया जाता था, तो उनको कहते हैं मेगालिथ्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेम द लैंग्वेजेस इन विच वी फाउंड अशोकन इंस्क्रिप्शन। प्राकृत, पाली, संस्कृत। संस्कृत के अंदर तो हमें अशोका की इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलती। ग्रीक, पाली, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत, अरमाइक या फिर ग्रीक या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत, अरमाइक एंड ग्रीक। मेगास्थनीज मेंशन अ कमिटी विद हाउ मेनी सब कमिटीज? मेगास्थनीज अपनी बुक इंडिका के अंदर मौर्यन एम्पायर के अंदर एक कमिटी के बारे में मेंशन करता है जिसके अंदर वो सब कमिटीज को बताता है। तो वो कितनी सब कमिटीज को अपनी बुक इंडिका के अंदर मेंशन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अब वो 6 कौन कौन सी है ये भी आपको याद करना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में दी गए हैं। तो पहली जो कमेटी है, सब कमेटी है, वो नेवी के लिए है। दूसरी जो सब कमेटी है वो किसके लिए है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो सबसे जरूरी है, दूसरे वाली सब कमेटी। तीसरी इन्फेंट्री की बात करती है, चौथी हॉर्सेस की बात करती है, पांचवी चैरियट्स की बात करती है और छठी हेलीफेंट्स की बात करती है। ठीक है, उसके बाद मगध attributed its power to the policies of ambitious rulers, choose the odd one out। इनमें से मगध के अंदर हमें कौन से रूलर का जो रूल है वो देखने को नहीं मिलता? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, रुद्रदमन। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये तीनों का रूल हमें मगध के अंदर देखने को मिलता है, और ये एम्बिशियस रूलर थे जिनका एक ही एम था कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाना है। और एक पॉइंट हो सकता है कि मगध का ही राइज क्यों हुआ, क्योंकि एम्बिशियस रूलर्स जो है रूल कर रहे थे मगध के ऊपर। और यहाँ जो रुद्रदमन है ये कोई मगध के ऊपर रूल करने वाला नहीं था, इसने वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था और ये सीथियन था। ठीक है, उसके बाद
द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेरिप्लस इन ग्रीक इज, ये उसी बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा जिसमें हमने एरिथ्रियन का लिटरल मीनिंग रेड सी देखा था, उसी के अंदर आपको ये पेरिप्लस भी देखने को मिलेगा। पेरिप्लस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर रोमिंग अराउंड, सेलिंग अराउंड, आर्ट ऑफ बीड मेकिंग या फिर रेड सी। रेड सी तो हमने देखा ना, एरिथ्रियन कहा गया है रेड सी को, तो पेरिप्लस का मतलब है सेलिंग अराउंड। धर्म सूत्राज इज अ टेक्स्ट कंपोज्ड बाय ब्राह्मण्स इन विच लैंग्वेज, तो ब्राह्मण्स ने कंपोज किया है तो संस्कृत में किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन संस्कृत एंड कंपाइल्ड बिटवीन। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बनाए हैं ना, जो मैंने, वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है कि मनुस्मृति जो है वो एक बुक तो है, पर वो किस तरह की बुक है, सोशल टेक्स्ट है, पॉलिटिकल टेक्स्ट है या फिर किसी और तरह का, तो वो एक लीगल टेक्स्ट है, ठीक है, जो लॉज वगैरह बताता है कि किस तरह कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है। तो अभी इसका ये संस्कृत में कंपाइल हुई और इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड सेंचुरी बीसीई टू सेकंड सेंचुरी सी या फिर एडी। असर्शन रीजन, असर्शन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी। हाँ, इसी दौर में तो हमें मगध का राइज भी देखने को मिलता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बढ़ गया था। अब इसका रीजन दिया गया है, द यूज ऑफ आयरन प्लोशियर हैज स्टार्टेड। अब एक बात बताइए, इस दौर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजीज होंगी, तो इसी दौर के अंदर हमें आयरन प्लोशियर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। एक बात बताइए, अगर आप जिस प्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टिप अगर वुड की होगी तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा हाई होनी चाहिए, एफिशिएंसी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप उस छोटी सी टिप को आयरन में बदल देते हैं तो अगर आप धीरे से काम करेंगे तो भी आप ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोइंस वर इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स लाइक योद्धास ऑफ हरियाणा एंड पंजाबी, हमने पीछे भी देखा था, हाँ ठीक है ये। और इन्होंने किस तरह के कोइंस चलाए थे, तो कॉपर कोइंस चलाए थे। रीजन, रोमन कोइंस हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, ये पॉइंट भी ठीक है, रोमन कोइंस हमें होर्ड्स के अंदर देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया के अंदर। पर क्या ये रीजन असर्शन को वेरीफाई कर रहा है, नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोस्ट स्पेक्टाकुलर गोल्ड कॉइंस वर इशूड बाय हुम, तो स्पेक्टाकुलर गोल्ड कॉइंस किसने चलाए थे और लार्ज अमाउंट में भी, तो वो थे गुप्ता रूलर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। असर्शन, several developments in different parts of the subcontinent after the end of हड़प्पन civilization, अब जैसे ही हड़प्पन civilization का एंड होता है तो उसके बाद हमें अलग अलग डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। ये बात तो बिल्कुल सही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हुए कौन सी सिविलाइजेशन आती है भारत के अंदर, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। रीजन दिया गया है, ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये जो रीजन है सेशन को पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहा है। ये कह रहा है कि इंडस रीजन या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी वाले रीजन में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने ही ऋग्वेदा को कंपोज किया है। सही बात है बिल्कुल, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Which language is known as the language of ordinary people, अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये याद करना होगा, अगर आपको पता है तो बताइए, क्या वो पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या फिर नन ऑफ द, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्राकृत। इन केस ऑफ डैश संघ द राजास प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली, अब ये संघ क्या है, संघ वो जगह है जहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म फ्लरिश हुआ, तो वो कौन सा ऐसा संघ है जहां पर जो राजाज हैं वो अपने अंडर रिसोर्सेज को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे लैंड की अगर मैं बात करूं तो वो मल्ल है या फिर वो अंग है या फिर वो वज्जी है, और ये तीनों जो है 16 में से 3 महाजनपद है, तो वो कौन सा संघ है, वो है वज्जी। व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध आउट ऑफ 16 महाजनपद, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मगध के राइज का कारण क्या है, एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, जी हाँ। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स वर देयर, बिल्कुल सही है। चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन बाय वाटर, बिल्कुल कोस्ट पे है मगध, तो कम्युनिकेशन एक रिवराइन रूट भी है, तो ये तो होगा, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।